पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ज्यादा पॉपुलर हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इससे जुड़ी हुई मिस इन्फॉर्मेशन, गलत गाइडेंस भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में मेरी मेरी कंपनी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा जो मिशन है ना, टू मेक एवरी इंडियन फाइनेंशियली फ्री, उस पर और ज्यादा फोकस्ड तरीके से मेहनत करें, क्योंकि नॉइज, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। तो हमें भी हमारे एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक इस मिशन के सहारे ही तो आई लिव माई लाइफ। सारी मेरी जिंदगी ना, मैंने यही एक काम करना है, मुझे यही एक काम आता है। ये मिशन अगर मेरे से छीन लिया जाए तो शायद माई लाइफ हैज नो मीनिंग। तो इसीलिए इसी कड़ी में ये वीडियो है, एंड आई होप इट विल रियली रियली हेल्प यू। इस वीडियो में मैं आपको पावरफुल, प्रैक्टिकल, इंपैक्टफुल डिफरेंसेस बताने वाला हूं बिटवीन अ प्रो एंड अ बिगनर इन्वेस्टर। इस वीडियो से मेरा एम है कि ये जो आपकी जर्नी है ना, फ्रॉम अ बिगनर टू अ प्रो इन्वेस्टर, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लॉसेज होते हैं। तो मैं आपका टाइम, लॉसेज दोनों बचा सकूं और आपकी जर्नी को शॉर्टन कर सकूं फ्रॉम बीइंग अ बिगनर टू अ प्रो इन्वेस्टर। लेट्स बिगिन। दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। बिगिनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर, डिफरेंस नंबर वन। हम मार्जिन को कैसे देखते हैं? जो बिगनर इन्वेस्टर होता है ना, वो जैसे ही उसे कोई ऐसी कंपनी दिखती है जिसके मार्जिन बहुत हाई हैं, तो अब बिगनर इन्वेस्टर फील्स एक्साइटेड कि ज्यादा मार्जिन, अच्छी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। एक प्रो इन्वेस्टर हाई मार्जिन से कभी खुश नहीं होता। हाई मार्जिन के ना कुछ नुकसान है। पहला, जब भी आप बहुत हाई मार्जिन कमाने जाते हो, तो आप कंपटीशन को इनवाइट करते हो कि वो आपसे कंपीट करे बाय ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। जियो ने एग्जैक्टली ये किया था एयरटेल वोडाफोन के साथ 2016-17 में, जब ये कंपनियां बहुत महंगे डेटा प्लान्स बेचती थी। जब भी कोई कंपनी एक्सेप्शनली हाई मार्जिन रख रही है, इट्स प्रोन टू डिसरप्शन। दूसरा, अगर बहुत हाई मार्जिन है ना, तो कंपनी कहीं ना कहीं, इन मोस्ट केसेस, अपने वॉल्यूम्स को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, यानी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है टू रिमेन मोर प्रॉफिटेबल। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में ना हर रूल के एक्सेप्शंस होंगे, तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो इस कंपनी पे तो ये अप्लाई नहीं होता। वो इसलिए कि इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट। ये साइंस नहीं है जहां स्पेसिफिक रूल्स 100% सिचुएशंस में अप्लाई होंगे। ये आर्ट है जहां रूल्स थोड़े ज्यादा जनरल होते हैं और उसके एक्सेप्शंस होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। वाई डू यू थिंक इंडिगो इतना सक्सेसफुल है? मार्जिन कम रखता है, कंपटीशन के पास स्पेस नहीं है टू ऑफर टिकट्स एट अ लोअर प्राइस। आई नो, टिकट्स अभी भी काफी महंगे हैं, लेकिन कोई एयरलाइन आके उससे सस्ते ऑफर नहीं कर पा रही ना, तो शायद वही बेस होगा। डी मार्ट, वॉलमार्ट, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लो प्राइसिंग से स्केल करती हैं। इसके अलावा जूडियो इज अ प्राइम एग्जांपल, जो कंपटीशन से खुद को प्रोटेक्ट करता है बाय ऑफरिंग रियली चीप प्राइसेस। तो जब भी आप मार्जिन ज्यादा नहीं रखते हो, आप कंपटीशन को एंटर होने से डिस्करेज करते हो। इसलिए सिर्फ बिगिनर इन्वेस्टर के जैसे हाई मार्जिन देखा, खुश हुए और इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। बिगिनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर, डिफरेंस नंबर टू, प्राइस वर्सेस वैल्यू। जब कोई बिगनर इन्वेस्टर ये देखता है ना कि एक ऐसी कंपनी जिसका वो नाम जानता है, उसने सड़कों पे एडवर्टाइजमेंट देखा है, बिलबोर्ड्स देखे हैं, और उसका शेयर उसे 10 रुपए में मिल रहा है, तो वो खुश हो जाता है कि सस्ती मिल रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1,000 शेयर ले लेता हूं। एक प्रो इन्वेस्टर जो है ना, वो कभी भी प्राइस से खुश नहीं होता, वो वैल्यू से खुश होता है। वो हमेशा ये सोचता है कि ये कंपनी अगर 10 रुपए में मिल रही है, मुझे सवाल ये करना है कि ये 10 रुपए में क्यों मिल रही है। क्या इस कंपनी में कुछ फंडामेंटली खराब है, या इस कंपनी के शेयर्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में? एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर एक कंपनी की टोटल नेटवर्थ 1,000 रुपए है और उसने ये बोला कि मैं अपनी कंपनी के 5 शेयर्स इशू करूंगा, तो एक शेयर की वैल्यू 200 रुपए हो जाएगी, क्योंकि कंपनी 1,000 रुपए की है, 5 ही हिस्से होने हैं, तो 200 रुपए का एक शेयर मिल रहा है। अब ये शेयर हमें महंगा लग सकता है कि 200 रुपए का है। अचानक से कंपनी का मैनेजमेंट ये सोचता है, नहीं नहीं, हमको 5 टुकड़े नहीं चाहिए, हमको 500 टुकड़े चाहिए कंपनी के। 500 शेयर्स हो जाते हैं। अब एक शेयर की वैल्यू 2 रुपए हो जाती है। हम खुश हो जाते हैं कि ये कंपनी जो पहले 200 रुपए में मिल रही थी, अब 2 रुपए में मिल रही है। लेकिन पहले आपको कंपनी का 20% स्टेक मिल रहा था एक शेयर लेने पे, अब आपको 2% स्टेक भी नहीं मिल रहा है। तो आपकी हिस्सेदारी कम हो गई कंपनी के प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में, कंपनी के फ्यूचर में। इसलिए शेयर सस्ता हो गया। तो शेयर दो कारणों से सस्ता हो सकता है,
कि वो कंपनी सच में अच्छी नहीं है या वो कंपनी ने अपने शेयर्स बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपके पास एक 100 रुपए का नोट है और उसके बदले अगर आपको कोई 20-20 के 5 नोट दे देता है तो आपके पास नोट ज्यादा हो जाएंगे लेकिन आप ज्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे। ज्यादा क्वांटिटी से एक प्रो इन्वेस्टर कभी खुश नहीं होता है, वो क्वालिटी से खुश होता है। बिगनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर, डिफरेंस नंबर 3, टर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेस प्रॉफिट्स। एक बिगनर इन्वेस्टर जो है ना, वो कंपनी के एनुअल स्टेटमेंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है कि वाह, कंपनी ने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और पिछले साल 800 करोड़ का ही कमाया था, अच्छी खासी ग्रोथ आ गई, 200 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया, दिस इज अ ग्रेट कंपनी, इसकी ट्रैजेक्टरी अच्छी है। एक प्रो इन्वेस्टर एब्सोल्यूट प्रॉफिट, वो 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, इससे कभी खुश नहीं होता। वो ये देखता है कि ये पैसा कमाने के लिए उसने कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया, खास करके रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी कितनी उस बिजनेस में लगी हुई है। देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप सिर्फ उसे बैंक में डाल दो ना, तो आपको 7% तक का ब्याज मिल जाएगा, आप साल का 7 लाख रुपए का मुनाफा कमा लोगे। लेकिन जो ऐसा कर रहा है कि आप उसे जीनियस बोलोगे कि इसने 7 लाख रुपए कमा लिए, और अगले साल मान लो उसको कहीं से उसके माता पिता 1 करोड़ रुपए और दे देते हैं, अब उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं, उसको वो फिर एफडी करता है और अब उसको 2 करोड़ पे एफडी का ब्याज मिलता है, 14 लाख रुपए। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का चार्ट देखूंगा तो ये दिखेगा पिछले साल प्रॉफिट 7 लाख था, इस साल 14 लाख हो गया। ऐसा दिखेगा कि प्रॉफिट्स 100% बढ़ गए। लेकिन क्या हम इससे खुश होंगे? क्योंकि हमें यह देखना है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल उस आदमी ने यूज किया, कितना कैपिटल इंप्लॉय हुआ। इसीलिए जो एक प्रो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट ग्रोथ से या एब्सोल्यूट प्रॉफिट से खुश नहीं होता, वो ये देखता है कि कितना पैसा लगा और उस पे कितना पैसा बना, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जहां मैं डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन आरओसी एंड आरओई। बिगनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर का अगला डिफरेंस, एक बिगनर इन्वेस्टर ना 2 एकेडमिक किताबें पढ़ता है और ये सोचता है कि जब डेट थोड़ा बहुत अगर कंपनी में हो ना तो उससे कंपनी का रिटर्न बढ़ता है। कई बार हमें पढ़ा दिया जाता है कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, यानी थोड़ा बहुत कर्जा तो कंपनी पे होना चाहिए। हम ये नहीं समझते हैं कि वो जो पर्सपेक्टिव है ना, वो कंपनी के इनसाइडर का पर्सपेक्टिव है, यानी वो एकेडमिक थ्योरी है जो ये अज्यूम कर रही है कि आप कल को किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे और कंपनी का कैपिटल फ्लो मैनेज करोगे, यानी आप कंपनी के इनसाइडर रहोगे और आपका जॉब रहेगा कंपनी के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। ये थ्योरी जब आपको पढ़ाई जा रही है तो वो ये अज्यूम नहीं कर रही कि आप एक पर्सनल इन्वेस्टर बनोगे और उसके हिसाब से वो आपको समझाए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर हो कंपनी के तो आपको कंपनी की इनर फंक्शनिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए आपका सेफ्टी थ्रेशोल्ड ज्यादा होना चाहिए, आपको ज्यादा सेफ्टी रखनी है, इसलिए आपके लिए आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 नहीं है, 0 है। इसीलिए जब मैं एज एन इक्विटी होल्डर कंपनीज एनालाइज करता हूं तो मुझे या तो जीरो डेट या ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनियां चाहिए होती हैं, और इसीलिए आरओसी आरओई में मैं कई बार आरओई की ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि मैं तो कंपनियां ही ऐसी ले रहा हूं जिनमें डेट एम्प्लॉयड लगभग ना के बराबर है, और इसीलिए मुझे डेट ज्यादा हो जाएगा, कहीं रिटर्न डेट लेने के कारण तो नहीं आ रहा, ये सब की चिंता नहीं करनी है। आई कैन फोकस ऑन आरओई। तो एक बिगिनर इन्वेस्टर की तरह डेट वाली कंपनियों पे दाव नहीं लगाना है, स्पेक्यूलेट गैम्बलिंग नहीं करनी है। आपको सबसे पहले लाइक अ प्रो इन्वेस्टर अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है बाय अवॉइडिंग डेट। इनफैक्ट इसके लिए ना आप फिनोलॉजी टिकर पे जाके ऐसी कंपनियों को फिल्टर आउट कर सकते हो जिनका डेट इक्विटी रेशियो 0.5 से ज्यादा, इससे ऊपर होना ही नहीं चाहिए, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड लेंडिंग कंपनीज, इनके लिए एक्सेप्शन है, इनका बिजनेस मॉडल ही वो है। बिगनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर्स, अगला डिफरेंस। बिगनर्स ना अक्सर ये देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट बुक हुआ है और इससे खुश हो जाते हैं, लेकिन ना ये एक अकाउंटिंग गड़बड़ी है। देखो, कंपनी में प्रॉफिट दिखाने के लिए कैश का एक्चुअली आना जरूरी नहीं है, बस बिल फाड़ना जरूरी है। तो बिल फाड़ फाड़ के कोई भी प्रॉफिट दिखा सकता है। वो प्रॉफिट असल है कि नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बदले पैसा आया कि नहीं एक्चुअली में, या फिर वो बैड डेट हो गया, रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, या आज बिल फाड़ा, एनुअल रिपोर्ट निकाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे दिखाए, 3 महीने बाद रिफंड कर दिया। पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट तो अच्छी हो गई ना, पी&एल अच्छा हो गया ना, शेयर तो बढ़ गया ना, 3 महीने बाद उसको बोलो कि यार माल रिफंड कर दे, मैंने तेरे को इसीलिए दिया था, तेरे को नहीं चाहिए ना, माल रिफंड कर दे, ये ले अपना पैसा वापस।
तो एक साल के लिए तो मैंने विंडो ड्रेसिंग कर दी एनुअल रिपोर्ट्स की। इसीलिए प्रो इन्वेस्टर्स जो है ना, वो प्रॉफिट फिगर से ज्यादा फोकस करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से। हमेशा एक प्रो इन्वेस्टर यह ध्यान देता है कि जो कंपनी बोल रही है प्रॉफिट बुक हुआ, वो आया कि नहीं। तो सीएफओ अपॉन पैट जो बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था और उतना कैश आया कि नहीं। अब इसमें एक आध साल में ना डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सच में मार्च में अगर कोई सेल हुई तो उसका पैसा आने में अप्रैल में लग सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये अमाउंट लगभग बराबर होना चाहिए। तो जब आप फिनोलॉजी टिकर पे जाओगे ना और स्क्रॉल डाउन करोगे तो हाईलाइटेड रेशियोज में से एक है सीएफओ अपॉन पैट। ये रेशो जरूर चेक कर लेना, प्रो इन्वेस्टर्स यूज दिस। अभी तक जो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए, अगर आपको ये पसंद आए तो इससे ना काफी हद तक आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मेरी टीम कैसे सोचती है, हमारा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। अगर आप और टाइम सेव करना चाहते हैं और आपके लिए आप चाहते हैं कि हम स्टॉक्स आपको पिक करके दें हमारे एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपर्टीज से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फिनोलॉजी 30 को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। इससे ना आपको साल भर में 30 स्टॉक्स मिलेंगे टू क्रिएट एन आइडियल वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ। और हर 12 दिन में एक नया स्टॉक आएगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक साथ आपको सारे 30 स्टॉक बता दिए, आपके पास उस समय कैपिटल ही नहीं है। तो साल भर में जब जब आपके पास कैपिटल आएगा, हर महीने आपको 2-3 नए स्टॉक्स मिलेंगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो उस महीने आपके पास कैपिटल है उसके लिए। सो इट्स डिजाइन्ड विथ थॉटफुलनेस एंड विथ यू इन माइंड। इसके साथ ही टू मेक इट इवन बेटर, ये सिर्फ रिकमेंडेशन ना हो बल्कि आप खुद प्रैक्टिकली सीखे भी, इसलिए विथ एवरी फिनोलॉजी 30 सब्सक्रिप्शन, फिनोलॉजी 1 सब्सक्रिप्शन जिससे टिकर के सारे प्रीमियम टूल्स आपको मिलेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो फिनोलॉजी 30 के साथ यू गेट 1 ईयर ऑफ फिनोलॉजी 1 सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री। बिगनर्स और प्रो इन्वेस्टर्स में अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस, देखो बिगनर्स है ना, वो कई बार ऑब्सेस्ड होते हैं ऑन पी रेशो। आपने भी बहुत सुना होगा, और सिंपल सा उसका एक अंडरस्टैंडिंग उन्हें रहती है कि बहुत ज्यादा है, 50-100 है तो कंपनी महंगी है, उससे दूर रहो, और पी अगर कम है तो कंपनी सस्ती है, उसे ले लो। ये बहुत ही फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है। हमेशा पी ज्यादा हो तो कंपनी महंगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पी कम है तो कंपनी सस्ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पहले तो एग्जांपल दे देता हूं इस चीज का। तो कोविड के समय अगर आप बाटा का पी रेशो देखते तो वो बहुत बढ़ा हुआ था, क्योंकि प्राइस अपॉन अर्निंग्स में अर्निंग्स तो गिर गई ना, एक साल के लिए ना के बराबर अर्निंग्स हुई, इसीलिए पी रेशो बढ़ा हुआ दिख रहा था। तो पी रेशो कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के कारण आर्टिफिशियली बढ़ावा दिखता है, लेकिन स्मार्ट मनी को पता होता है उसका रियल पीई क्या है, एडजस्टेड पीई क्या है। तो एक तो पीई देखना नहीं है, एडजस्टेड पीई देखना है। अगर पीई 100 है, 150 है, तो आपको यह देखना है क्यों है ऐसा। 100 पे अगर किसी कंपनी का पीई है तो वो रह कैसे पा रहा है, क्या मार्केट को कुछ और पता है जो मुझे पता नहीं है, क्या ये कंपनी की रियल अर्निंग्स कुछ और हैं जो इस साल किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट के कारण दिख नहीं रही है। इसका मैं उल्टा एग्जाम्पल भी देता हूं। कई बार ना कोई कंपनी मान लो अपना एक डिवीजन बेच देती है, या लैंड फैक्ट्री कोई बेच देती है, इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलता है जो अदर इनकम में जाता है। इसके बाद जब आप उस साल उस कंपनी का पी रेशो देखोगे ना तो बहुत ही सस्ता दिखेगा, 2-3 कई बार 4 का भी हो सकता है। वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हो और हमें लगेगा इतनी अच्छी जीरो डेट वाली मल्टीनेशनल कंपनी 4 के पीई पे मिल रही है, ले लेते हैं। लेकिन मार्केट को पता है कि इस साल जो अर्निंग्स है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है, अगले साल ऐसी अर्निंग आने वाली नहीं है। तो मार्केट ये जो अदर इनकम है ना उसको एडजस्ट करके रियल पी कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन एक बिगिनर इन्वेस्टर बस नंबर्स को फेस वैल्यू पे लेके उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर देता है। प्रो इन्वेस्टर्स को अगर कभी पी रेशो यूज करना भी है ना तो वो उसका एक एडवांस्ड वर्जन यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं पेग रेशो, जिसमें ना प्राइस टू अर्निंग्स को, पी को अर्निंग्स ग्रोथ से कंपेयर किया जाता है। तो अगर ये रेशियो 1 या उससे कम है तो ये माना जाता है कि हां ये कंपनी एट फर्स्ट ग्लांस ठीक लग रही है। इससे ये देखा जाता है कि कंपनी को जो पी मिला हुआ है ये उसकी ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड है कि नहीं। तो अगर पी रेशियो 1 है, इसका ये मतलब है कि कंपनी जितनी तेजी से ग्रो कर रही है एग्जैक्टली उसी हिसाब से उसको पी मिला हुआ है। 1 से ज्यादा है का मतलब है कि पी ग्रोथ की रफ्तार से ज्यादा मिला हुआ है, कंपनी महंगी है। 1 से कम है यानी बार्गेन हो सकता है, लेकिन ये सब में आपको यह देखना है कि इसमें भी हम पीई रेशो ही ले रहे हैं जो एडजस्टेड नहीं है, एट फेस वैल्यू है। तो पी रेशो पहले उस कंपनी का रियल क्या है ये आपको तब पता चलेगा
जब आप इन डेप्थ थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लोगे, इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स को देखना ना इजी हो जाता है जब आप कंपैरेटिव बेसिस पे देखो, यानी हर चीज को परसेंटेज बेसिस पे देखो। जैसे अगर इंप्लॉय एक्सपेंसेस हैं, पिछले साल टोटल एक्सपेंसेस का 20% थे, इस साल 30% हो गए, तो आपको देखना है कि क्या कंपनी ने बहुत सारी हायरिंग की, क्यों 10% बढ़ गया, कंपनी के खर्चे हो कहां रहे हैं परसेंटेज बेसिस पे, प्रॉफिट कहां से आ रहा है परसेंटेज बेसिस पे। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ फिनोलॉजी टिकर पे। जब आप फिनोलॉजी 1 सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना, तो आपके लिए अनलॉक हो जाएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, डुपॉन्ट एनालिसिस, डीसीएफ कैलकुलेशन जैसे बहुत सारे एडवांस टूल्स। फिनोलॉजी 1 का सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। बिगनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर, अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस। हमेशा बिगनर इन्वेस्टर को ना चार्ट्स बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सिंपल दिखती है ना, किसी ने कुछ सिखा दिया कि ये ड्राइंग दिख जाए वहां, ये अलाइनमेंट, ये पैटर्न दिख जाए तो शेयर खरीद लो, तो इजीली कंज्यूमेबल है। तो जब हम नॉलेज को, कंटेंट को बहुत ही इजीली कंज्यूमेबल बनाते हैं ताकि ज्यादा लोगों से खरीदें, उससे नुकसान ज्यादा होता है। ये जो चार्ट्स है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा कई लोगों को पता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब कौन पढ़े। इसीलिए कुछ लोगों ने चार्ट्स एक शॉर्टकट आपको चिपकाना शुरू कर दिया है। बिगिनर इन्वेस्टर्स को ये बहुत इजी लगता है, उसके लिए वो मोटा पैसा भी देते हैं कि हमें बस सिखा दो। वो इसलिए कमाते हैं कि वो इन शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं जाते, वो कंपनी के बारे में डीप डाइव करते हैं। मैं सिर्फ फिनोलॉजी टिकर की बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे अच्छे फाइनेंशियल एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स हैं। पॉइंट ये है, हार्डवर्क आपको खुद करना है ना, आप वो नहीं करते हम में से कई लोग, और हम सीधा चार्ट्स के पीछे जाने लगते हैं, फिर जब लॉस होता है तो मार्केट खराब है। फिनोलॉजी टिकर में ना ऑनेस्टली मैंने ये कोशिश की कि जितना इजी हो सके स्टॉक एनालिसिस को उतना इजी बनाते हैं, ताकि ये जो फ्रिक्शन है जो लोगों को सेल्फ एनालिसिस करने से रोकता है, उसे मैं कम कर सकूं। लेकिन मैं कभी आपको कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं देना चाहता जहां मैं ये कहूं आपको बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े ही आप बस चार्ट देख के इन्वेस्ट कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आसान बनाना मेरा जॉब है। आई थिंक फिनोलॉजी टिकर में हम वो कर रहे हैं, आपने ट्राई नहीं किया है, प्लीज गो एंड ट्राई इट। बिगिनर वर्सेस प्रो इन्वेस्टर, अगला डिफरेंस। एक प्रो इन्वेस्टर जो है ना, वो कभी भी ट्रेंड्स को चेज नहीं करता, कभी भी वो स्टॉक नहीं खरीदता जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, क्योंकि जिसके बारे में बहुत बात हो रही है ना, वो वेल डिस्कवर्ड है, वो बहुत अभी हॉट है, यानी वहां आपको बार्गेन नहीं मिलेगा, बल्कि ज्यादा चांस ये है कि पीआर करके, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज के जरिए आपको वो स्टॉक इन दामों पे चिपकाया जा रहा है। और कौन चिपका रहा है? स्मार्ट मनी, एफआईआईज, डीआईआईज, उनको एग्जिट चाहिए, तो वो मैनेजमेंट के साथ मिलके, या मैनेजमेंट को भी अपने शेयर का भाव ज्यादा चाहिए, उन्हें फर्दर पब्लिक इश्यू करना है, तो वो खुद ही चाहते हैं कि उनका शेयर का प्राइस अच्छा रहे। तो जब भी आपको दिख रहा है कि किसी कंपनी के अराउंड माहौल बनाया जा रहा है, बिगिनर इन्वेस्टर ये सोचता है कि ये इंफॉर्मेशन उनको मिली है, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन मेहनत से ढूंढी है। मोस्ट केसेस में आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो वो जानबूझ के आप तक पहुंचाई गई है। अब अगर वो ये बोल के आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि ये देखो, ये हमारी कंपनी का ऐड है, जरा ये ऐड देख लो, तो आप सीरियसली नहीं लोगे। तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाती है? ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, इस एक्सपर्ट ने वो कहा है, वो मैनेजर ने वो कहा है, आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट है, आप तक पहुंचनी नहीं थी, गलती से आप तक पहुंच गई है। इन बहकावों से ना प्रो इन्वेस्टर हमेशा दूर रहता है, उसे पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, वो ट्रेंड्स में नहीं, वो अपनी रिसर्च पे भरोसा करता है। बिगिनर्स वर्सेस प्रो इन्वेस्टर्स, अगला डिफरेंस। जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो खुद को ऐसा फील कराने के लिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो एक्स्ट्रा फोकस करते हैं फ्यूचर पे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया, कंपनी क्या कह रही है, फ्यूचर किस टेक्नोलॉजी का है, कंपनी का मार्केट शेयर ये इवॉल्विंग या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कितना है, फ्यूचर ओरिएंटेड। जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो प्रेजेंट और पास्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें पता है कि वर्ड्स हैव नो मीनिंग, कंपनी बोलने को कुछ भी बोल सकती है, लिखने को कुछ भी लिख सकती है। सीईओ जो कंपनी का है, वो वैसे भी सीईओ इसलिए है कि वो बोलता बहुत अच्छा है और वो सेल्स पर्सन बहुत अच्छा है, तो उसकी बातों को नहीं मानना है। कंपनी ने आज से 5 साल पहले क्या बोला था, क्या उसको आज डिलीवर किया? 10 साल पहले क्या बोला था कि 10 साल बाद कहां होंगे, क्या उसको डिलीवर किया? तो जो प्रो इन्वेस्टर है ना, वो प्रेजेंट और पास्ट पे ज्यादा फोकस करता है। जो बिगिनर है ना, वो पास्ट की गलतियों को माफ कर देता है, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोर एंड द पास्ट मोर, जहां से आप
क्रेडिबिलिटी जज कर सको किसी कंपनी की, सिर्फ उनकी कहानियां सुन के इन्वेस्ट मत कर लो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो सारे मैंने डिफरेंसेस आपको बताए उसमें से सबसे अच्छा डिफरेंस आपको कौन सा लगा, विच वॉज द मोस्ट आई ओपनिंग फॉर यू, मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हो सके तो मैं उसे और एक्सपांड करके और इजीली कंज्यूमेबल फॉर्मेट में आपके लिए रील्स में या पोस्ट में या एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में लेके आ सकूं, ताकि वो पॉइंट हर किसी तक अच्छे से पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हिट दैट बेल आइकन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते फिर एक वीडियो के साथ। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।